नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमण। तो टोटल 4 विदेशी आक्रमण देखेंगे, जिसमें इंडो ग्रीक, शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश के बारे में यहाँ पर देखेंगे। मौर्योत्तर काल हम उस काल को कहते हैं, यानी कि यहाँ पर मौर्य काल के पतन के बाद के काल को यहाँ पर मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे। मौर्य काल के पतन के बाद मगध जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और यहाँ पर कोई भी योग्य शासक नहीं रहते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया, क्योंकि यहाँ पर मगध जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और यहाँ पर कोई भी योग्य शासक नहीं रहते हैं, जिस कारण यहाँ पर विदेशी आक्रमण देखने को मिलता है, जिसमें हम भारत पर 4 विदेशी आक्रमण देखेंगे, जिसमें इंडो ग्रीक, शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, यानी यहाँ पर इनके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद शक वंश के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद पहलव और कुषाण वंश के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंडो ग्रीक। मौर्योत्तर काल में यूनानी, यानी यहाँ पर हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, इन्हें ही कहा गया है, बैक्टीरिया से भारत आए, यानी कि हिंदकुश पर्वत के पश्चिम से भारत आए। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला ग्रीक जो था, यवन आक्रमणकारी यानी ग्रीक आक्रमणकारी, वो था डेमेट्रियस प्रथम। बैक्टीरिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूक्रेटाइड्स ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया और हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में 2 कुलों का शासन स्थापित हुआ। एक तो डेमेट्रियस वंश वाला हो गया और दूसरा यूक्रेटाइड्स वंश। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 कुल स्थापित हुए। तो इसके संस्थापक थे डेमेट्रियस वंश के डेमेट्रियस प्रथम और इसकी राजधानी थी साकल यानी सियालकोट। और यूक्रेटाइड्स वंश में हम देखेंगे इसके संस्थापक यूक्रेटाइड्स थे और राजधानी तक्षशिला थे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे डेमेट्रियस वंश की राजधानी साकल थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था मिनांडर, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। इसने शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, परंतु यह हार जाता है, पुष्यमित्र शुंग से हार जाता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है मिलिंद पन्हों में। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे यूक्रेटाइड्स वंश की राजधानी तक्षशिला थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो थे वो थे एंटियालकिड्स। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत यानी हेलियोडोरस को भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया और इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया था। उसके बाद हम देखेंगे यूनानी संपर्क का प्रभाव क्या रहा भारत पर। तो ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा, जिसमें नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी भारतीयों ने यूनानी से ही सीखा था। तो ये यूनानियों का ही देन है ज्योतिष का क्षेत्र। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, सिक्के बनाने की कला में भी भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा था और यूनानियों ने ही सबसे पहले सोने के लिखित सिक्के चलाए थे, जिन पर एक ओर राजा की और दूसरी ओर देवता या अन्य चिन्ह की आकृति बनी होती थी। तो यहाँ पर सिक्के के बारे में भी देखें। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव पड़ा, उन पर भी भारत का प्रभाव पड़ा, जैसे भारत पर यूनानियों का पड़ा उसी तरह यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव पड़ा। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपना लिया था, जिसमें हम देखते हैं कि हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म और मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तपस्या और योग जो है
इसके बारे में यूनानियों ने भारत से ही सीखा था, तपस्या और योग के बारे में। और जबकि उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र का योगदान उन्होंने दिया भारत में, और सिक्के के बारे में भी जानकारी भारतीयों को यूनानी से ही मिले। उसके बाद हम देखेंगे हिंद यूनानी आक्रमण के बाद शक का आक्रमण, शकों का आक्रमण जो हुआ था, शक वंश के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यूनानी के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया और शक राजाओं को क्षत्रप के नाम से जाना जाता था। यह भारत में आकर 5 जगहों पर बसे थे, जैसे कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम तक्षशिला के बारे में देखेंगे। इस शाखा के शासक जो थे वो थे एजेलिसेज। यहाँ पर इस शाखा के शासक एजेलिसेज के सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी के चित्र अंकित मिले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे मथुरा में जो शक शासक थे, और उसके बाद नासिक में जो थे और उज्जैन में जो थे उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो 57 यहाँ पर 57 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने मथुरा के शक शासक को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व यानी कि विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की। तो ये मथुरा के शक शासक के बारे में था। अब उसके बाद हम देखेंगे नासिक के शक शासक। इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था, और नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीन लिया था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर दिया था, जिसका प्रमाण हमें नासिक के जोगलथंबी से मिले सिक्कों से पता चलता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे उज्जैन के शक शासक के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे प्रतापी शक शासक जो उज्जैन का था वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन हमें गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है, और इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाया था, जिसका पुनर्निर्माण यानी कि फिर से निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण यहाँ पर की। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे पहलव वंश के बारे में। पहलव जो थे ये मध्य एशिया में ईरान से आए थे, और भारत में इस वंश का प्रथम शासक मिथ्रिडेटस था, जबकि सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो था गोंडोफर्निज। गोंडोफर्निज ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई, और इसके शासनकाल की जानकारी तख्त ए बही अभिलेख से मिलती है, जो पेशावर जिले से प्राप्त हुआ। इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया, और यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। सेंट थॉमस जो था भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कुषाण वंश के बारे में। इससे पीछे हम इंडो ग्रीक, शक आक्रमण और पहलव वंश के बारे में देख चुके। अब जो लास्ट है हमारे वो है कुषाण वंश। कुषाण जो है मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे, और लगभग 165 ईसा पूर्व में पश्चिम चीन से खदेड़े जाने के बाद इनकी एक शाखा जो है अफगानिस्तान चली गई, जबकि दूसरी शाखा तिब्बत आ गए, और इसी दूसरी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कैडफिसस, और जबकि अगला शासक इसके बाद जो अगला शासक बने वो थे वीम कैडफिसस। इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वीम कैडफिसस को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने भारत के गांधार, पंजाब व मथुरा क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। यह शैव धर्म को मानता था, और इसने तांबे के मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द
अंकित करवाया था। अब कुषाण वंश के अंतर्गत हम देखेंगे कनिष्क के बारे में, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था और इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसी उपलक्ष्य में कनिष्क द्वारा शक संवत का आरंभ हुआ। इसकी राजधानी, कनिष्क की राजधानी जो थी, जिस राजधानी इसने बनाया, पुरुषपुर यानी पेशावर को इसने राजधानी बनाया। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में, और कनिष्क के समय यह हुआ था। इसी के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में 2 भागों में बंट गया था। कनिष्क के समय मथुरा कला एवं गांधार कला का भी जन्म हुआ और कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में ही जारी किए गए, क्योंकि उस समय हिंदकुश पर्वत के पास सोने की खानों का पता चला था। तो इस कारण हम यहाँ देखते हैं कि शुद्ध सोने का सिक्के का यहाँ पर जारी किया गया, जो कि सर्वाधिक मात्रा में था। उसके बाद हम देखेंगे कनिष्क के दरबार में जो विद्वान थे, तो यहाँ पर जो विद्वान थे वो थे पार्श्व और वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। कनिष्क का राजकवि जो था उसका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखी है, बुद्धचरित की रचना की है। उसके बाद हम देखेंगे नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे और इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। वसुमित्र के बारे में देखेंगे कि ये भी एक बौद्ध आचार्य थे और इन्होंने यहाँ पर महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। उसके बाद चरक के बारे में देखेंगे कि चरक जो थे एक आयुर्वेदाचार्य थे और इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की। तो ये सारे लोग महत्वपूर्ण विद्वान थे कनिष्क के दरबार में, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। उसके बाद हम रेशम मार्ग के बारे में देखेंगे। रेशम मार्ग चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, ईरान तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था और उत्तरी मार्ग कश्मीर तथा हिंदकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था तथा रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर वसूलता था, जो कि उसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। क्योंकि इन मार्गों पर कनिष्क का अधिकार था, इसलिए यह कर भी वसूलता था, जो कि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। यहाँ पर कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी योग्य, मतलब जितना योग्य होना चाहिए वो योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत जो थे अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है और इस वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश की स्थापना हुई। आगे की वीडियो में हम गुप्त वंश के बारे में यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। तीसरा नंबर है कि प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाए थे। चौथा प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी यूनानियों ने। उसके बाद है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। तो ये था यहाँ पर मौर्योत्तर काल के अंतर्गत। मौर्योत्तर काल में जो यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए, तो टोटल 4 आक्रमण देखें, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण के बारे में। और अगली वीडियो जो रहेगी हमारी वो रहेगी गुप्त वंश के बारे में, यहाँ गुप्त काल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर वीडियो हमारा समाप्त होता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।